चार्वी फोन स्क्रीन को घूरते हुए बोली, निया, ये वेकेशन तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, आई प्रॉमिस। और किसी को फोन किया और बोली, आज रात बीच पर कॉकटेल पार्टी है, तुम्हें पता है ना क्या करना है, और हाँ, वीडियो भी शूट कर लेना। उसे मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी। उसने मुझ पर हाथ उठाया है, और वो ड्रग्स भी लेते आना जो मैंने अश्वथ को दिया था। और फोन रखा और बोली, माय डियर सिस्टर, तैयार हो जाओ। कहाँ तुम फॉरेन जाने की बात कर रही थी, अब तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। एंड अश्वथ, एक बार फिर तुम उस ड्रग्स का नशा करने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी बीवी है या नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारी बीवी बनना है, कैसे भी करके। इस शहर की क्वीन बनना है, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। मिराज के रूम में ओरियन, कुशाल, व्योम, अमन और आदित्य थे। कुशाल बोला, इसमें इतना ऑकवर्ड फील करने की क्या जरूरत है? तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे वो तुम्हें देखते ही मार डालेगी। तुम ना एक नंबर के डरपोक हो। अगर पहले ही प्रपोज कर दिया होता तो तुम्हारे बच्चे भी होते। अब यहाँ पर रोना गाना कर रहे हो। तो ओरियन बोला, और नहीं तो क्या, उसने भी तो किस किया ना। भले ही तुमने स्टार्ट किया था, पर उसने भी तो किया है ना। तो क्या उल्टा पुल्टा सोच रहे हो कि वो तुम्हें गलत समझेगी, तुमसे दूर चली जाएगी? पागल हो गए हो क्या? यू आर मिराज मलिक। तुम पर कॉलेज की सारी लड़कियां मरती थीं। वो बात अलग थी कि तुमने किसी को भाव नहीं दिया। जरूर उन लड़कियों ने तुम्हें कर्ज किया होगा और अब तुम भुगत रहे हो। तो आदित्य, जो बहुत देर से कुछ सोच रहा था, वो बोला, तुमने किस किया? फिर वो तुम्हें दूर करने की कोशिश कर रही थी, नहीं कर पाई, तो उसने भी किस किया। यस। और खुश होकर चीयर करने लगा। तो सबके दिमाग चलने लगे। मिराज बोला, क्या यस? यहाँ पर मेरी हालत खराब है और तुम लोग खुश हो रहे हो। पता नहीं वो मुझे सड़क छाप आवारा समझ रही होगी। मेरी डिसेंट इमेज की धज्जियां उड़ गईं और तुम लोग खुश हो रहे हो। कैसे दोस्त हो? और अपना सिर पकड़ लिया। तो व्योम बोला, देख भाई, बात ऐसी है, अगर वो तुझे पसंद नहीं करती तो तेरी किस करने के बाद तुझे एक खींचकर थप्पड़ मारती। पर उसने ऐसा नहीं किया, और उसने भी तुम्हें किस किया। इसका मतलब तो साफ है कि वो भी तुम्हें पसंद करती है। अरे भाई, लड़कियां कभी खुद से लड़कों को नहीं बताती कि वो तुम्हें पसंद करती हैं। लड़कों को पहले पहल करनी पड़ती है। आज रात को कॉकटेल पार्टी है, उसमें उसे प्रपोज कर देना सबके सामने। तो मिराज बोला, तुम सबके सामने मेरी बेइज्जती करवाना चाहते हो? उसने सबके सामने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मेरी तो फुल बेइज्जती हो जाएगी। हम अपने दिल को टूटते नहीं देख सकते। तो आदित्य बोला, ठीक है, अकेले में कर देना, अगर बेइज्जती नहीं करवाना चाहते हो तो। ठीक है, हम तो इसलिए कह रहे थे कि सबके सामने वो तुम्हें मना नहीं कर पाएगी। पर तुम ठहरे डरपोक। यार, तुम मिराज मलिक हो, मलिक खानदान के इकलौते चिराग। इतना डरते हो? अगर अंकल आंटी को पता चल गया तो पक्का उन्हें तुम्हें अपना बेटा कहने में शर्म आएगी। एक नंबर के डरपोक हो। तो मिराज बोला, तुम लोग तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम लोगों की गर्लफ्रेंड है और कई लड़कियों को प्रपोज कर चुके हो। भूलो मत, तुम लोग अभी तक सिंगल हो। जिस दिन किसी के प्यार में पड़ोगे ना, उस दिन पता चलेगा, तब समझ में आएगा तुम लोगों को आटे दाल का भाव। तो आदित्य बोला, अब इसमें आटे और दाल का क्या कनेक्शन है? यहाँ बात तुम्हारी लव स्टोरी की हो रही है और तुम्हें आटे दाल की पड़ी है। तो मिराज आदित्य को घूरने लगा। आदित्य कंफ्यूजन में उसे देखने लगा। तो ओरियन बोला, देख भाई, अगर आज तूने हिम्मत नहीं की ना, तो वो हमेशा हमेशा के लिए इंडिया से बाहर चली जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब वो किसी और से शादी कर लेगी, तो उसके बच्चे तुझे मामा कहेंगे। क्या तुझे अच्छा लगेगा? इससे अच्छा अगर तू उसके बच्चों का बाप बनेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, कि मामा। अब तू डिसाइड कर, उसके बच्चों का मामा बनना है या फिर अपने और उसके बच्चों का पापा। तो मिराज बोला, ये बात तो है, फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा है। किसी से डरता नहीं हूं, लेकिन फिर भी यार, मुझसे नहीं होगा। और अपने नाखून चबाने लगा। तो व्योम बोला, नाखून चबाना बंद करो और उसके सामने ऐसा मत कर देना। ये मत कहना कि मुझे बहुत डर लग रहा है। पागल वागल हो क्या? अब हम तो उसे प्रपोज कर नहीं सकते, तुम्हें करना पड़ेगा ना। प्यार तुम करो, हम तो आइडिया दे रहे हैं। तुम्हें करना पड़ेगा यार। अगर रिजेक्ट कर देगी तो कर देगी ना, प्रपोज करने में क्या जाता है।
क्या पता हाँ कह दे। वो भी तुझसे प्यार करती हो और तेरे प्रपोज करने का ही वेट कर रही हो। वो थोड़ी अश्वत टाइप की है, रिजर्व, किसी से कुछ नहीं कहती। अश्वत को देखा है ना, उसे अब घर जाने की जल्दी रहती है। तू प्रपोज करेगा तभी तू भी जल्दी घर जा पाएगा, तभी तो तेरे घर में भी कोई तेरा वेट करेगा, तेरे लिए कोई खाना बनाकर रखेगा। तो मिराज सोचने लगा। ओरियन बोला, सोच तो ऐसे रहे हो जैसे किसी देश के प्रधानमंत्री हो और युद्ध करना है कि नहीं करना है इसका फैसला कर रहे हो। अरे रिजेक्ट कर देगी तो कर देगी ना, दुनिया में लड़कियों की कमी नहीं है, समझे। आज तक इसी बात से डरते हो, क्या पता वो तुमसे प्यार करती हो और तुम प्रपोज ना करो और किसी दिन वो किसी और से शादी कर ले, बन जाना मामा। तो मिराज बोला, ठीक है मैं प्रपोज करूंगा, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। तो सब उसे घूर कर देखने लगे। आदित्य बोला, हे भगवान, इस आदमी का कुछ नहीं हो सकता। अब हम उसको तो नहीं कह सकते ना कि मिराज को जाकर प्रपोज करो, भाई रिजर्व है, किसी को कुछ नहीं बताती, तुम्हें क्या बताएगी। तभी आरा आ गई और बोली, कब प्रपोज कर रहे हो भाई। तो मिराज बोला, आज रात, पर सच में मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या करूं मैं, फर्स्ट टाइम है। तो सब उसे धमकी देने वाली नजरों से देखने लगे। आरा बोली, अरे भाई निया कोई चुड़ैल नहीं है जो आप इतना डर रहे हो, इंसान है। सोच लो भाई, आपको प्रपोज करना ही पड़ेगा और रिजल्ट हाँ ही होना चाहिए, वरना सोच लो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। तो व्योम बोला, करेक्ट, हम भी नहीं करेंगे तुझसे बात। तो मिराज बोला, तुम लोग मुझसे दुश्मनी कर रहे हो, ठीक है मैं प्रपोज कर लूंगा, पर। तो ओरियन बोला, पर वर कुछ नहीं, हम लोग सब सेट कर लेंगे, बस तुम लाल गुलाब लेकर प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर लो। अगर लाल गुलाब नहीं दे सकते तो आई लव यू कहकर डायरेक्ट किस भी कर सकते हो। तो मिराज उसे घूर कर देखने लगा। ये सुनकर सब लोग हंसने लगे। आरा बोली, वैसे बुराई नहीं है, ये आइडिया काम आ सकता है। तो मिराज बोला, तुम लोग मुझे वेस्टर्न प्रपोज आइडिया दे रहे हो, लड़की का जवाब सुने बिना ही, छी, तुम लोग बहुत गंदे हो। और बाहर चला गया और इत्तेफाक से निया और वो आमने सामने थे। दोनों एक दूसरे को देखकर एकदम से घबरा गए। मिराज सीधे वापस रूम में भागकर आ गया और उन लोगों से टकरा गया जो बाहर निकल रहे थे। निया भी भागकर दूसरी तरफ चली गई। व्योम बोला, क्या कोई भूत देखे जो ऐसे भागकर आ रहे हो। तो मिराज बोला, वो निया। तो आरा बोली, तो किस करने से पहले सोचना चाहिए था ना, अब इतना गिल्ट में मरे जा रहे हो कि उसे देखकर ही भाग आए। कहीं प्रपोज करते टाइम वैसा मत कर देना, आई लव यू कहकर भाग मत आना। तो मिराज चुप हो गया। शाम को सब लोग कॉकटेल पार्टी के लिए रेडी हो रहे थे। पार्टी बीच के पास होने वाली थी। बीच में पार्टी की सारी तैयारियां हो चुकी थी और पार्टी एरिया लोगों से भर गया था। उसकी रौनक देखते ही बन रही थी। टिया बेड पर बैठकर स्नैक्स खा रही थी, जबकि अश्वत रेडी हो रहा था। टिया बिल्कुल भी रेडी नहीं हुई थी। अश्वत बोला, तुम रेडी क्यों नहीं हो रही हो, और ये स्नैक्स खाना बंद करो, ये जंक फूड है, हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कितनी देर से खा रही हो, आजकल बात भी नहीं मानती हो। तो टिया बोली, आप तैयार हो जाइए, बार बार एक ही बात बोले जा रहे हो, मुझे पता है, पर ये मेरा फेवरेट है, आपको मेरे खाने से क्या दुश्मनी है। तो अश्वत ब्लेजर पहनते हुए बोला, मोमोज भी फेवरेट हैं और ये भी। मैं तो रेडी हो गया, अब तुम हो जाओगी देवी जी तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो टिया अश्वत को इशारे से अपने पास बुलाने लगी। अश्वत बेड के पास जाकर बोला, हाँ बोलो क्या हुआ, क्यों बुलाया। टिया ने उसे झुकने को कहा। अश्वत इस बात पर चिढ़ गया। टिया मुंह बनाते हुए बोली, आप तो ऐसे चिढ़ रहे हो जैसे मैं आपसे माफी मंगवा रही हूँ, बस झुकने के लिए तो कह रही हूँ, इतना भी नहीं कर सकते क्या। यहाँ पर कोई नहीं है जो आपको ऐसा करते हुए देखेगा, यहाँ सिर्फ मैं और आप हैं, डोंट वरी। तो अश्वत झुक गया। टिया अपने दोनों हाथों से उसकी बलाइयां लेते हुए बोली, आप बहुत डैशिंग लग रहे हो। तो अश्वत बोला, बस इतना ही, इतनी ही तारीफ। तो टिया मुंह बनाते हुए बोली, अब आप क्या चाहते हो, बाल्टी भर भर कर आपकी तारीफ करूं, उस दिन तो आप मेरी तारीफ नहीं कर रहे थे। हाँ,
पर मेरे करीब आने के लिए मरे जा रहे थे। साड़ी तक फाड़ दी। मैं आपकी क्यों तारीफ करूं? तो अश्वथ ने कुछ नहीं कहा और बोला, अब तुम तैयार होने का क्या लोगी? टिया बोली, 2 प्लेट मोमोज रेड चटनी के साथ। तो अश्वथ उसे घूर कर देखने लगा। टिया बोली, आप तो बन ठन कर तैयार हो गए हो, पर मैं क्या पहनूंगी ये सोचा? तो अश्वथ बोला, उसकी चिंता तुम मत करो, तुम्हारे लिए ड्रेस आ गई है। तो टिया बोली, सच में? हाँ, अब जाओ नहा कर आओ। पहले ड्रेस दिखाइए। ड्रेस देखकर क्या करोगी? अगर मुझे पसंद नहीं आया तो? मैंने पसंद किया है और तुम्हें भी जरूर पसंद आएगा। मेरी चॉइस इतनी भी खराब नहीं है। तो टिया का मुंह बन गया। वो जल्दी से उतरकर बाथरूम में चली गई। अश्वथ ने बेड पर देखा जहां इधर उधर स्नैक्स पड़े हुए थे। अश्वथ खुद से ही बोला, ओ गॉड, सच में बच्ची ही है। अगर मेरे बच्चे आ गए ना तो मुझे बच्चों के साथ साथ इसे भी संभालना पड़ेगा, क्योंकि ये भी तो बच्ची है। बच्चे भी बोलेंगे, डैडी पहले मम्मा को संभालो फिर हमें संभालना। और हंस पड़ा। फिर अचानक हंसी गायब हो गई और चेहरा डार्क हो गया। वो अचानक से सैड हो गया था। उसके चेहरे पर एक अलग ही दर्द नजर आ रहा था। उसने खुद को संभाला, फिर स्नैक्स के पैकेट्स उठाए और बेड को साफ किया। फिर सब कुछ ठीक करने के बाद सोफे पर बैठकर अपने फोन में मेल्स चेक करने लगा। टिया जल्दी से नहाकर बाहर आई। उसने बस बाथरोब पहन रखा था। वो अश्वथ के सामने आकर बोली, मैं नहाकर आ गई, अब दिखाइए ड्रेस। तो अश्वथ ने उसे देखा और बोला, टेबल पर रखा है। तो टिया खुशी से उछल पड़ी और अश्वथ की गोद में बैठ गई और उससे लिपट कर बोली, आप बहुत अच्छी हो, बहुत बहुत अच्छी हो। अश्वथ उसके शोल्डर पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला, अगर तुम कुछ देर और ऐसे ही रही तो हम पार्टी में नहीं जा पाएंगे। तुम्हें पता है ना, तुम मुझे ऐसा करके इनवाइट कर रही हो। तो टिया उसे देखते हुए बोली, मैं आपको इनवाइट नहीं कर रही हूँ, वो। तो तभी उनके रूम का दरवाजा खुला और हील की आवाज सुनाई दी। दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा। चारवी वहां आई थी। उसने एक हॉट एंड सेक्सी प्रॉम पार्टी शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी। वो बहुत हॉट एंड सेक्सी लग रही थी। उसके लंबे पैर दिखाई दे रहे थे। वो जानबूझकर वहां आई थी, अश्वथ को रिझाने के लिए। जब उसने अश्वथ की गोद में टिया को सिर्फ बाथरोब में देखा तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो तो उन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए आई थी। उसे क्या पता था उसे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। टिया अश्वथ के कुछ कहने से पहले ही बोली, आंटी, क्या आपको पता नहीं है किसी के रूम में आने से पहले डोर नॉक किया जाता है? आपको इतनी भी मैनर्स नहीं है? क्या आप हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं कर रही हैं? आपको अब भी खड़े रहना है? दिख नहीं रहा है क्या हम क्या कर रहे हैं? चारवी टिया को इग्नोर करते हुए बोली, अश्वथ। उसने बहुत ही प्यार से कहा था। अश्वथ ने रूडली जवाब दिया, तुमने सुना नहीं मेरी वाइफ ने क्या कहा? तुम सच में बेशरम हो गया। किसी कपल के रूम में ऐसे ही आते हैं? तुम्हारे पास सच में मैनर्स नहीं है। होंगे भी कैसे, आखिर बेटी किसकी हो? तो चारवी का मुंह उतर गया। टिया ये देखकर खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। उसकी हंसी देखकर चारवी मन में बोली, आज रात के बाद तुम बहुत पछताओगे। अश्वथ इस बार गुस्से में चिल्लाकर बोला, अब शक्ल क्या देख रही हो? जा रही हो या नहीं? या फिर 2 लोग बुलाऊं तुम्हें यहां से निकालने के लिए? जब देख रही हो मैं अपनी वाइफ के साथ क्या कर रहा हूं तो तुम यहाँ पर बेशर्मों की तरह खड़ी होकर देखे जा रही हो। यहाँ पर कोई फिल्म नहीं चल रही है जहां रोमांटिक सीन चल रहा हो, ये रियल है। चारवी बोली, वो तो मैं पूछने आई थी कि मैं कैसी लग रही हूं। तो अश्वथ गुस्से में बोला, तुम मुझसे क्यों पूछने आई हो कि तुम कैसी लग रही हो? मैं तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं हूं, ना ही कुछ और जो पूछने आई हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जानबूझकर मेरी वाइफ को प्रोवोक करने के लिए आई हो? ये सुनकर चारवी का चेहरा फक से सफेद पड़ गया। अश्वथ चारवी को गुस्से से देखकर बोला, सीरियसली तुम इतनी घटिया हो? और कितना नीचे गिरोगी ये बता दो मुझे। तुम्हें क्या लगता है तुम लड़की हो इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूं?
इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे सर पर चढ़ जाओगी। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। तुमने अब तक जितने भी घटिया काम किए हैं ना, चाहे वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड से हों या फिर तुम्हारी प्रेगनेंसी, यहाँ तक कि दूसरों की लाइफ डिस्ट्रॉय करना, सबके रिकॉर्ड हैं मेरे पास। अगर ये नहीं चाहती हो कि जब तुम वापस मुंबई लौट कर जाओ तो तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएं, तुम्हारे खानदान की बेइज्जती हो, अब बस तुम तो यही चाहोगी, है ना? चार्वी ये सुनकर डर गई कि कहीं अश्वथ सच में ऐसा ना कर दे और दुनिया के सामने उसका असली चेहरा आ जाए, वरना मिस्टर सहाय उसकी चमड़ी खींच लेंगे और फिर वो वहां से रफू चक्कर हो गई। अश्वथ सच में गुस्से में था। टिया भी डर गई थी। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे कि अश्वथ का गुस्सा शांत हो जाए। उसे भी अश्वथ के गुस्से से डर लगता था। उसकी तो सांसें अटक गई थीं। अचानक से उसके दिमाग की घंटी बजी। हालांकि ये खुद को शेर की गुफा में डालने जैसा था, लेकिन टिया ने ये रिस्क उठाया और अश्वथ जो अभी गुस्से में था और उसका फेस गुस्से से ज्वालामुखी की तरह धधक रहा था, टिया ने अपना सिर ऊपर करके अश्वथ के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। पर अश्वथ वैसे का वैसा ही था। टिया अश्वथ को फ्रेंच किस करने की कोशिश कर रही थी, पर अश्वथ कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। ऊपर से उसे आता भी नहीं था। फाइनली वो उससे अलग होने लगी ही थी कि अश्वथ ने उसकी गर्दन पकड़ ली और टिया को किस करने लगा। अश्वथ का गुस्सा शांत होने लगा था। आरा ने निया को एक बहुत ही प्यारा ऑफ शोल्डर सिंपल गाउन दिया। उसे अच्छे से पता था कि निया को भड़कीले कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। निया बोली, इसकी क्या जरूरत है? आरा, मैं इतनी भी स्पेशल नहीं हूं, इतना सब क्यों? तो आरा बोली, क्योंकि सब लोग गाउन पहन रहे हैं। मेरी माँ, अब जल्दी से रेडी हो जाओ और तुम स्पेशल हो, समझी? मेरे लिए और उस इंसान के लिए भी जो तुमसे प्यार करेगा। निया उसकी बात सुनकर बोली, आरा, मैं इतनी लकी नहीं हूं, मुझसे कौन प्यार करेगा? ये रियल लाइफ है, रियल लाइफ नहीं, जहां सपनों का राजकुमार सफेद घोड़े पर बैठकर आएगा। आरा बोली, आई नो मेरी माते, और खुद से बुदबुदा कर बोली, मीर भाई के लिए बहुत खास हो मेरी जान, बहुत खास। और निया को मुस्कुरा कर देखा। फिर निया नहाने चली गई और आरा भी रेडी होने लगी। उसने बहुत ही प्यारा ए लाइन गाउन पहन रखा था जो उसके घुटनों के नीचे तक लंबा था। आरा मन में खुश हो रही थी कि निया मिराज को हाँ बोल दे, कितना अच्छा होगा। वो बार बार प्रे कर रही थी कि निया हाँ कह दे। ओजल रेडी होकर अश्वथ के रूम के बाहर खड़ी थी। उसने हॉल्टर नेक वाला बहुत ही प्यारा ए लाइन घुटनों तक का गाउन पहन रखा था। वो बहुत प्रिटी लग रही थी। वो टिया का वेट कर रही थी। ओरियन तैयार होकर बाहर निकला। वो अश्वथ से ही मिलने आ रहा था। जब उसने ओजल को देखा तो बस देखता ही रह गया। वो काफी देर से देख रहा था। ओजल को महसूस हुआ कि कोई उसे काफी देर से घूरे जा रहा है और उसने ओरियन को देखा। एक पल के लिए तो वो भी उसे देखती रह गई। ओरियन कतई जहर लग रहा था, ऊपर से उसके सिल्वर बाल। ओजल खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, तुम मुझे क्यों देख रहे हो और ऐसे क्यों घूर रहे हो? तो ओरियन एकदम से हड़बड़ा गया क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई थी। वो इधर उधर देखने लगा। ओजल उसकी तरफ आने लगी। ओरियन ने जब देखा कि ओजल उसकी तरफ आ रही है तो वो बचकर भागने की सोचने लगा और ओजल उसके एकदम सामने खड़ी थी और बोली, अगर मैं इतनी खूबसूरत लग रही हूँ तो कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो, कम से कम ऐसे घूरना तो बंद करो। आई नो तुम मेरी तारीफ करना चाहते हो पर कर नहीं पा रहे हो, अब करो तारीफ। तो ओरियन हक्का बक्का होकर उसे देखने लगा। वो मन में बोला, सच में ये यतीश अंकल की ही बेटी है, जो मन में आया वही बोल देती है, कहां से इतनी हिम्मत लाती है। ओजल बोली, ये बिल्कुल सच है, मैंने अब तक हार नहीं मानी है, ठीक है? तुम मुझे पसंद नहीं करते पर कम से कम कॉम्प्लीमेंट तो दे सकते हो ना कि मैं अच्छी लग रही हूँ। अब ऐसे देखते रहने का इरादा है क्या? तुम्हारी आंखें बाहर निकल आएंगी। ओरियन के मुंह से एक भी शब्द बाहर नहीं निकल रहा था। उसकी बोलती बंद हो गई थी। ओजल बोली, जल्दी बोलो कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। देखो, मैं तुम्हारे लिए तैयार हुई हूँ
और तुम छोटा सा कॉम्प्लीमेंट तो दे ही सकते हो ना। ओरियन से कुछ बोलते नहीं बना, उसने चुप रहने में ही भलाई समझी। ओजल फिर बोली, शर्माना मुझे चाहिए, शर्मा तो तुम रही हो, ये तो उल्टी गंगा बह रही है। तुम इतनी शर्मीले हो मुझे पता ही नहीं था। ओह माय गॉड। और ओरियन की दोनों गाल पकड़कर खींचने लगी जैसे वो कोई छोटा सा बच्चा हो। ओरियन बस आंखें फाड़कर उसे देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। वो मन में बोला, क्या कर रही हो? कुछ नहीं बोल रहा हूं, इसका मतलब तुम इसका फायदा उठाओगी। अरे कोई बचा लो मेरी इज्जत। हे भगवान, ये तो मेरी इज्जत का कचरा कर रही है। ओजल उसे छेड़ते हुए बोली, आई नो, तुम भी मुझे पसंद करते हो। जब ये बात ओरियन ने सुनी तो तुरंत वो 2 कदम पीछे हट गया। ओजल आगे कुछ और बोलती उससे पहले ओरियन बोल पड़ा, आई एम रियली सॉरी मैम, पर आप अब भी इसी गलतफहमी में हैं कि मैं आपको पसंद करता हूँ। आप बहुत अच्छी हैं, आप मुझे पसंद हैं, लेकिन मैंने आपको कभी भी उस नजर से पसंद नहीं किया है। आप बहुत अच्छी हैं, पर मैं आपको सच में पसंद नहीं करता हूँ। सॉरी, पर मैं बार बार ये बात कर आपका दिल दुखाना नहीं चाहता, लेकिन आप मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? आप खुद को हर्ट कर रही हैं। आपको चाहने वाले बहुत हैं, फिर भी आप मेरे पीछे हैं। ये गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सॉरी फॉर दैट। और तभी अश्वथ और टिया भी आ गए। ओजल एक बार फिर से रिजेक्ट हो गई थी और अपसेट हो गई थी। अश्वथ ने दोनों को देखा, वो समझ गया था कि ओजल को फिर से रिजेक्शन मिला है। उसने कुछ नहीं कहा। टिया चहकते हुए बोली, ओरियन भाई, पता है आप कतई जहर लग रहे हो, एकदम किसी सुपरस्टार की तरह लग रहे हो। हॉट एंड सेक्सी, कितने हैंडसम लग रहे हो आप। उसकी आवाज सुनकर ओरियन और ओजल ने टिया को देखा। टिया बहुत प्रिटी लग रही थी। उसने स्ट्रैपलेस बहुत ही प्यारा और सिंपल गाउन पहन रखा था और उसने हेयर स्टाइल में फ्रेंच ब्रेड बनाते हुए बन बनाया हुआ था और उसके गले में डबल ए वाला वो मंगलसूत्र जो दिखने में एक पेंडेंट लगता था, सबको एकदम परफेक्ट जच रहा था। अश्वथ टिया के मुंह से ओरियन के लिए इतनी तारीफ सुनकर जल गया। वो मन में बोला, इसकी इतनी तारीफ कर रही है। मैंने जब तारीफ करने के लिए कहा बस इतना ही कहा, डैशिंग लग रहे हो। ये क्या तारीफ होती है? और ओरियन की तो भर भर कर तारीफ कर रही है, जैसे बाल्टी भरकर पानी निकाल रही हो। तभी ओजल को देखकर टिया बोली, तुम भी एकदम गजब लग रही हो। अगर मैं लड़का होती तो तुम्हें देखते ही तुम्हें प्रपोज कर देती। बहुत अच्छी लग रही हो आज। तो ओजल मन में बोली, जिसको प्रपोज करना चाहिए वो तो मुझसे ऐसे दूर भागता है जैसे मुझ पर कांटे लगे हों। वो मुस्कुराई और बोली, मैं भी ऐसा ही करती, पर क्या करूं, तुम मेरी भाभी हो ना, तो अगर लड़का होती तो प्रपोज नहीं कर पाती। तो अश्वथ का मुंह बन गया। वो बोला, बहुत हो गया, अब चलो भी, सारी बातें यही करनी है। कहो तो बिस्तर लगा दूं तुम दोनों सहेलियों के लिए। तो ओजल और टिया का मुंह बन गया। ओरियन बोला, बिग बॉस, आपसे कुछ बात करनी थी। तो अश्वथ बोला, तुम दोनों जाओ, हम लोग आ जाएंगे। तो ओजल बोली, ठीक है, वैसे भी आप लोगों के होते हुए हम लड़कियां चुगली नहीं कर पाती हैं, बहुत सारी चुगलियां करनी है। और टिया को लेकर चली गई। दोनों हैरान होकर उन्हें देखने लगे। फिर अश्वथ बोला, क्या बात करनी है? तो ओरियन बोला, ब्लैक सोल के लोगों से पूछताछ करने पर पता चला है कि उन्हें पता है कि हम गोवा में हैं। हमें कल यहां से निकलना पड़ेगा बॉस। ऐसा नहीं है कि हम उनका सामना नहीं कर सकते, पर बात यह है, आप जानते हैं ना, हमारे साथ पूरी फैमिली है। अगर उन लोगों ने उन्हें भी टारगेट किया तो ये पैनिक होगा। हम उनसे निपट लेंगे और हमारी इस दुश्मनी के बारे में किसी को नहीं पता। तो अश्वथ बोला, ठीक है, मैं भी यही सोच रहा था कि हमें 2 दिन और रुकने की जरूरत नहीं है। कल ही हम लोग मुंबई के लिए निकल जाएंगे। ये बात किसी को मत बताना और पार्टी में भी अच्छे से निगरानी रखना। हो सकता है कि कोई ब्लैक सोल का मेंबर वहां हो। सब लोग ब्लूटूथ से कनेक्ट रहेंगे। तो ओरियन बोला, ओके बॉस। फिर वो लोग भी पार्टी प्लेस की तरफ चले गए। मिराज टेंशन में था। व्योम बोला, अरे किस बात की टेंशन ले रहा है भाई? कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा मना करके भाग जाएगी और कुछ नहीं। मिराज बोला,
तुम लोग मुझे पॉजिटिव थॉट देने के बजाय पहले ही कह रहे हो कि मना कर देगी, ऊपर से प्रपोज करने के लिए फोर्स कर रहे हो। तुम लोग दोस्त नहीं दुश्मन हो। तो आदित्य बोला, दोस्त ऐसे ही होते हैं। एक तो हम तुम्हारी लाइफ सेट करने में हेल्प कर रहे हैं और तुम हम पर ही चढ़ बैठ रहे हो। ये तो गलत है। अब ये नाखून चबाना बंद करो, बहुत गंदा लगता है। तो मिराज ने वैसा करना बंद कर दिया। वो लोग पार्टी प्लेस में थे। कुछ देर बाद आरा और निया आई। कुशाल बोला, देख तेरी हीरोइन आ गई। तो मिराज ने निया को देखा। वो तो देखता ही रह गया। इनफैक्ट सारे लड़के उसे ही देख रहे थे। मिराज दूसरे लोगों को देखकर बोला, ये लोग अपनी वाली को देखने के बजाय मेरी वाली को क्यों देख रहे हैं? तो आदित्य बोला, इतना जलने की जरूरत नहीं है। इतना ही प्यार करते हो तो प्रपोज करो ना भाई, इतना क्यों डर रहे हो? तो मिराज चुप हो गया। वो निया को ही देख रहा था। निया ने जब उसे देखा तो एक पल के लिए उसकी नजर भी उस पर ठहर गई, पर कुछ देर बाद उसने अपना सिर झुका लिया। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी मिराज से नजरें मिलाने की। मिराज भी दूसरी तरफ देखने लगा। वो लोग बार काउंटर के पास थे। आदित्य ओरियन से बोला, ये खुद होशो हवास में प्रपोज करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये तो उसके सामने जाने से भी डरेगा। हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो ओरियन बोला, इसीलिए तो मैं 20 साल पुरानी वाइन लेकर आया हूं। कहते हैं ना, जितनी पुरानी वाइन उतना ज्यादा नशा। बस इसे 2 पैक पिला देंगे और इसे प्रपोज करने के लिए उकसाएंगे। उकसाने के बाद और नशा चढ़ने के बाद वो प्रपोज करने जरूर जाएगा। और नशे में होने के कारण कितने साल से उसे पसंद करता है, पूरा का पूरा राज भी खोल देगा। तो व्योम बोला, करेक्ट। मिराज का उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वो कनखियों से निया को देख रहा था। निया भी किसी न किसी बहाने मिराज को देख लेती थी। उनकी आंखों की गुस्ताखियां चारवी देख रही थी। वो बहुत गुस्से में थी। वो मन में बोली, ये कहां मर गया है? तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। चारवी ने पीछे पलटकर देखा तो आनंद था। वो बोली, इतना लेट क्या कर रहे थे? तो आनंद बोला, वो ड्रग्स, खैर छोड़ो, मैं ले आया हूं। तो चारवी बोली, मैं तुम्हारे बेड तक लड़की पहुंचा रही हूं, याद रखना, तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी है। तो आनंद एक शैतान हंसी हंसते हुए बोला, हो जाएगा। अब तुम ये ड्रग्स अपनी बहन को कैसे दोगी ये मुझे नहीं पता। वैसे तो मुझे डेविल की वाइफ में इंटरेस्ट है, पर बहुत खतरनाक है। डेविल उसके लिए मुझे नहीं छोड़ेगा। और तुम भी डेविल से खेलने की कोशिश कर रही हो। कहीं मिसेस डेविल तुम्हारा काम ना तमाम कर दें। चारवी बोली, वो बच्ची है, मेरा क्या बिगाड़ लेगी? एंड तुम उस पर ध्यान दो। आनंद ने निया को देखा तो देखता ही रह गया। वो बोला, तुम्हारी बहन तो आज जहर लग रही है। डोंट वरी, तुम्हारा काम हो जाएगा। मेरा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और तुम्हारा काम भी। और एक ड्रग्स की शीशी चारवी को दी और एक पकड़कर दूसरी तरफ चला गया। व्योम बोला, हे भाई, अब हमारे साथ ड्रिंक ही कर ले, ऐसे देखना बंद भी कर, उसे अपनी आंखों में खींचना बंद कर। तो ओरियन बोला, हाँ मिराज, प्रपोज करने जा रहा है, थोड़ा चीयर कर ले। मिराज बोला, ठीक है, हिम्मत तो नहीं हो रही है, कम से कम पीने के बाद तो आ ही जाएगी। तो व्योम ने ओरियन की लाई वाइन को सिर्फ मिराज के लिए ही उसके ग्लास में डाल कर दिया। वो लोग दूसरी वाइन पीने लगे। मिराज तो इतनी टेंशन में था और नर्वस भी कि बस बिना सोचे समझे गटागट पिए जा रहा था। आधी बोतल पी ली थी उसने। व्योम ओरियन को रोकते हुए बोला, अबे क्या कर रहा है? अगर पूरा पी लिया ना और पता चला प्रपोज करने के बजाय लुढ़क गया तो? ऐसा नहीं करना है, अब कुछ बहाना बनाकर उसे रोक ले। मिराज बोला, अरे और दो ना। तो व्योम बोतल छुपाकर बोला, मिराज अब बस भी कर यार, तुझे प्रपोज करने जाना है कि नहीं जाना है? अगर बेहोश हो गया तो इतने तो होश में रहो कि उसे प्रपोज कर सको। तो मिराज बोला, अरे यार ये तो मैं भूल ही गया था। हाँ, होश में तो रहना पड़ेगा, यस। और पीना बंद कर दिया। चारवी और आनंद अपने प्लान को अंजाम देने के लिए मौका देखने लगे और उन्हें जल्द ही मिल गया।
जिस वेटर से निया ने जूस मंगाया था, उस जूस में बड़ी ही चालाकी से उसने वो ड्रग्स मिला दिया था। इस बात से अनजान निया ने वो जूस पी लिया। मौका देखकर आनंद ने भी अश्वथ को वो ड्रग्स दे दिया था। जूस पीते ही निया को अजीब लगने लगा। ड्रग्स बहुत स्ट्रॉन्ग था। उसकी बॉडी गर्म होने लगी थी। वो आरा से बोली, आरा मैं अभी आई, और पार्टी प्लेस से बाहर जाने लगी। मिराज को आदित्य एनकरेज करते हुए बोला, देख भाई, निया पार्टी से बाहर जा रही है, ये ले गुलाब और जा पीछे। और उसके हाथ में गुलाब पकड़ा दिया और बोला, तू जा जल्दी जा, समझे, कहीं देर ना हो जाए। तो मिराज जो नशे में था वो बोला, आज मैं कह कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यस, मैं प्रपोज करके रहूंगा। वो मेरी है, सिर्फ मेरी है। मैं इतने सालों से उसे प्यार करता हूं, वो मुझे ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकती। तो व्योम परेशान होते हुए बोला, तो ये सारी बातें उसे जाकर कह दो ना, हमें क्यों बोल रहे हो, जल्दी जाओ। तो मिराज बोला, तुम लोग नहीं जानते हैं, इतने सालों तक किसी को प्यार करना कैसा होता है, कैसा लगता है। तो ओरियन चिढ़ते हुए बोला, अरे भाई जा ना तू, हमें कैसे पता होगा कैसा लगता है, तू जाना भाई। तो मिराज बोला, तुम लोग तो ऐसा ही कहोगे ना, तुम सब तो सिंगल हो, तुम लोगों की लाइफ में कोई लड़की नहीं है, लेकिन मैं जिस लड़की से प्यार करता हूं ना, उसे कहने से डर लगता है, बहुत डर लगता है, कहीं मुझे रिजेक्ट ना कर दे। तो आदित्य, जिसका दिमाग खराब हो गया था, उसकी बकवास सुनकर वो उसे धकेलते हुए बोला, अरे भाई तू जाना, वरना तेरी हीरोइन को कोई और उड़ा ले जाएगा, जल्दी जा। तो मिराज बोला, नहीं, वो मेरी है, कोई नहीं ले जा सकता। पर वो किधर गई? तो आदित्य बोला, पार्टी से बाहर गई है, जाओ उधर गई है, और प्रपोज करके रहना। तो मिराज बोला, कुछ भी हो जाए, मैं आज प्रपोज करके रहूंगा, आज आंधी आए या तूफान आए। तो आदित्य बोला, ठीक है, बस तुम उस आंधी तूफान से उड़ मत जाना। और जाने लगा, और वो लड़खड़ाकर गिरने वाला था कि व्योम ने पकड़ लिया और बोला, इतना पीने की क्या जरूरत थी, ठीक से चलो। मिराज बोला, आई एम फाइन, इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ है। और सांप की तरह इधर उधर चलते हुए वहां से निकला। आदित्य बोला, ये तो एकदम झूमता नाग लग रहा है, जिसे चढ़ गई है। तो ओरियन बोला, आई होप कि ये प्रपोज कर दे, कहीं जाकर बेहोश ना हो जाए, एक और सिंगल मैन कम हो जाएगा हमारे ग्रुप से। तो आदित्य बोला, कुछ नहीं होगा, वो बेहोश नहीं होगा, इतना कंट्रोल कर सकता है, तुम लोगों को याद नहीं है क्या, उसने इतनी स्ट्रॉन्ग और पुरानी 3 बोतल वाइन एक बार पी ली थी, भले ही नशे में झूम रहा था, लेकिन बेहोश नहीं हुआ था। तो ओरियन बोला, ये बात तो है, बस ये उसके सामने जाकर ABCD ना बोलने लग जाए, आई लव यू ही बोले, वरना उसके साथ साथ हम भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और वो लोग प्रे करने लगे। निया को बाहर जाते देख आनंद भी उसके पीछे पीछे चला गया था। अश्वथ को बहुत अजीब लग रहा था। उसे जल्द ही समझ आ गया कि उसे किसी ने ड्रग्स दिया है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो चुपचाप पार्टी प्लेस से बाहर जाने लगा। उसे जाते हुए टिया ने भी देखा। वो पीछे जाने की सोच रही थी कि अश्वथ के पीछे चारवी को जाते देखा, और वो समझ गई। हालांकि टिया बेवकूफ थी, लेकिन कुछ दिनों से उसका IQ और EQ काफी तेज हो गया था। पता नहीं क्यों, शायद अश्वथ के साथ रहते रहते। और उसे ये पता था कि चारवी उसके पति के पीछे पड़ी थी और उसकी नीयत बिल्कुल अच्छी नहीं थी। ये उसे पता था, और इस वक्त तो वो उसके पति के पीछे जा रही थी और उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। टिया का दिमाग चलने लगा। वो मन में बोली, जरूर चुड़ैल ने कुछ ना कुछ किया होगा, आज तो इसको छोड़ूंगी नहीं। और वो भी जल्दी से पीछे गई। अश्वथ रिजॉर्ट में आ गया था और उसकी बॉडी पूरी गर्म हो गई थी। उसे गर्मी लग रही थी। ड्रग्स अपना काम कर रहा था। वो जैसे तैसे अपने कमरे में पहुंचा और जाकर बेड पर गिर गया और अपना ब्लेजर निकालने लगा। उसकी हालत जब पहली बार उसे ड्रग किया गया था वैसी ही हो गई थी। उसके तन बदन में आग लग गई थी। वो पागल हो रहा था। चारवी एक शैतानी मुस्कान के साथ उसके पास आई और उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोली,
ओह माय गॉड, तुम्हें तो। और मुस्कुराने लगी। अश्वथ ड्रग्स के नशे में था, पर उसे चार्वी के टच करने से घिन आ रही थी, जबकि वही ड्रग्स उसे दिया गया था। चार्वी अश्वथ के शर्ट के बटन खोलने लगी। अश्वथ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। चार्वी ने उसकी शर्ट को निकालकर फेंक दिया और अपनी ड्रेस की जिप खोली और अश्वथ को टच करने लगी और बोली, कुछ देर बाद तुम खुद ही मेरे साथ वो सब कुछ करोगे जो मैं चाहती हूँ, और तुम्हें अपनी छोटी सी वाइफ को छोड़ना पड़ेगा और मैं बनूंगी मिसेस अश्वथ आर्यन। और अश्वथ को किस करने वाली थी कि किसी ने उसके बालों को बेरहमी से पकड़ लिया और उसे झटका देकर फ्लोर पर गिरा दिया। जब चार्वी ने उस इंसान को देखा तो वो हैरान रह गई। टिया आंखों में अंगारे लिए सामने खड़ी थी। चार्वी गुस्से में खड़े होते हुए बोली, तुम 2 टके की लड़की, मेरे मकसद के आड़े आने की हिम्मत? यू। तो टिया ने उसके और कुछ कहने से पहले ही उसे जोर का एक थप्पड़ मारा। वो वहीं नहीं रुकी, वो लगातार उसे थप्पड़ मार रही थी और उसके बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए बाहर ले गई। उसने उसके ही रूम में ले जाकर पटक दिया और बोली, तुम्हें बड़ा शौक है ना दूसरे के पति के साथ ऐसा करने का? चलो, मैं तुम्हारा ये शौक पूरा कर देती हूँ। लगता है तुम्हें ऐसा करने का बड़ा मजा आता है। चार्वी उसे हैरान होकर देखने लगी। टिया सच में बिल्कुल अश्वथ की तरह लग रही थी। अश्वथ भी जब गुस्से में होता था तो वो बुरे लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता था। टिया ने आदित्य को फोन किया और उसे सारी बात बताई और फोन रखा और चार्वी को उस कमरे में बंद कर दिया और जल्दी से अपने रूम में आई और अश्वथ को तकलीफ में देखा और डोर बंद करके जल्दी से अश्वथ के पास आई और परेशान होकर अश्वथ के गाल पर हाथ रखकर बोली, हबी, आप ठीक तो हो ना? आपको क्या हुआ है? इधर देखिए। और अश्वथ को संभालने लगी। अश्वथ दर्द से तड़प रहा था। टिया समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। वो अश्वथ के ऊपर झुककर उसे संभालने लगी। अश्वथ ने उसे देखा और वो बेबसी से भर गया और टिया को पकड़ लिया और उसके नेक पर किस करने लगा। टिया को उसके शरीर की गर्मी महसूस हो रही थी। उसे उनकी पहली रात याद आ गई जब अश्वथ नशे में था और टिया को अपना बना लिया था। टिया को समझ आ गया था कि अश्वथ को फिर से किसी ने। और फिर वो अश्वथ को संभालते हुए बोली, सर डोंट वरी, आप जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, पर आप इतना पैनिक मत होइए। इस बार अश्वथ बिल्कुल होश में नहीं था। अश्वथ की आंखों में अपॉलॉजी साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसने टिया को नीचे रोल किया और टिया ने उसे सौंप दिया। सुबह की पहली किरण के साथ ही अश्वथ का इंटरकॉम फोन बजने लगा और अश्वथ की नींद खुल गई और उसने फोन पकड़ा और रिसीव किया। आदित्य बोला, भाई जल्दी रेडी हो जाइए, हमें वापस मुंबई लौटना है। तो अश्वथ ने हाँ में जवाब दिया और फोन रखा। उसको हेडेक हो रहा था। उसने सिर पकड़ लिया और अपने आप को देखा। वो हैरान था। उसे हल्का हल्का याद आ रहा था। उसने बगल में देखा, टिया गहरी नींद में सो रही थी। अश्वथ ने उसके सिर को प्यार से चूम लिया। तभी उसकी नजर टिया के कॉलर बोन्स पर पड़ी। वो हैरान रह गया। उसने जल्दी से ब्लैंकेट हटाकर टिया के बॉडी को देखा। वो घबरा गया था और सिहर गया था। वो टिया के साथ बहुत वाइल्ड हो गया था, उनकी पहली रात की तरह। टिया की बॉडी पर खरोंची थी, निशान भी थे जो गहरे लग रहे थे। अश्वथ ने टिया को ब्लैंकेट से कवर किया और अपने आप से कसकर चिपका लिया। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। टिया के लिए उसे बहुत बुरा लग रहा था। अश्वथ ने डिसाइड किया कि अब से वो बाहर कभी शराब क्या जूस तक नहीं पिएगा। टिया उसके ऐसा करने से जाग गई और बोली, आप क्या कर रहे हैं सर? तो अश्वथ बोला, क्या तुम्हें पेन हो रहा है? आई एम रियली सॉरी, तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही होगी ना, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। अश्वथ परेशान होकर बोला। टिया उसे रोकते हुए बोली, सर मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए, आई एम फाइन। आप ठीक हैं? आप बहुत पैनिक हो रहे थे। तो अश्वथ बोला, मैं बिल्कुल भी जेंटल नहीं रहता, मैंने तुम्हें हार्म किया है। तो टिया बोली, सर कुछ नहीं हुआ है, ये निशान कुछ दिनों बाद गायब हो जाएंगे, डोंट वरी, बस आप मुझे सोने दीजिए,
आपने बहुत ज्यादा थका दिया है। तो अश्वथ बोला, रेडी हो जाओ, क्रूज में सो जाना, हम वापस जा रहे हैं। टिया सरप्राइज रह गई। फिर वो बोली, उस आंटी को मैंने अच्छा सबक सिखाया, वो आपके साथ। और चुप हो गई। अश्वथ समझ गया। वो बोला, डोंट वरी, उसे अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। उसने आग के साथ खेलने की कोशिश की है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बहुत जल्द उसे उसके किए की सजा मिलेगी। तो टिया बोली, सर उसकी जरूरत नहीं, मैंने उसे बहुत मारा है, आदित्य भैया ने भी सबक सिखाया होगा। अश्वथ बोला, हाँ फिर भी उसे मैं सजा देकर रहूंगा। तो टिया अश्वथ को देखने लगी। अश्वथ बोला, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं। और टिया को देखा। टिया ने सिर झुका लिया। वो ब्लश कर रही थी। अश्वथ ने उसे गले लगाया। चार्वी को छोड़कर सब क्रूज में थे। टिया तो रूम में सो रही थी। शिप मुंबई के लिए निकल गई थी। सब चार्वी को छोड़कर चले गए थे। चार्वी कहाँ थी, किसी को पता नहीं था। निया बहुत परेशान थी। वो गुमसुम थी। आदित्य मिराज से बोला, भाई तूने प्रपोज किया कि नहीं? तो मिराज बहुत ज्यादा परेशान था। वो बोला, नहीं, मेरा दिमाग खराब हो गया है, प्लीज लीव मी अलोन। तो आदित्य चुप हो गया। मिराज बहुत गुस्से में था। आदित्य ने पूछना ठीक नहीं समझा। निया तो रो रही थी। आरा के पूछने पर भी कुछ नहीं बताया। दूसरे दिन सब अपने अपने घर में थे। टिया कॉलेज नहीं गई, उसे कुछ दिन घर पर ही रेस्ट करना था। सब काम में बिजी थे। निया फॉरेन नहीं जा पाई क्योंकि मिस्टर सहाय स्टेयर से फिसलकर गिर पड़े थे और हॉस्पिटल में एडमिट थे। काफी गहरी चोटें आई थीं। चार्वी का फोन बंद आ रहा था तो मिसेस सहाय ने रो गाकर निया को बुला लिया। मिस्टर सहाय उसे देखकर खुश नहीं थे, उसे डांट ही रहे थे, बुरा भला कहने लगे, और मिसेस सहाय भी। मिस्टर सहाय की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। कंपनी की हायर अथॉरिटी ने निया को उनकी एब्सेंस में सीईओ बना दिया। निया के सीईओ बनने से नाराज होकर मिसेस सहाय ने कंपनी में तमाशा खड़ा कर दिया, तो उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड हायर अथॉरिटी के मेंबर्स के सामने बेइज्जत होना पड़ा। तो उसने मिस्टर सहाय के कान भरे। उनकी और ज्यादा तबीयत खराब हो गई। निया अच्छे से सब हैंडल कर रही थी। सब उससे इम्प्रेस थे। वो परफेक्ट बिजनेस वुमेन थी। कंपनी का टर्नओवर पहले से दुगना था। तब तक चार्वी भी वापस आ गई थी। उसके साथ टिया और आदित्य ने कुछ बुरा नहीं किया था। वो खुद ही अपने खोदे गड्ढे में गिर गई थी। वो आदित्य के रूम का डोर खोलते ही भाग गई थी। डरकर वो मिस्टर सहाय का हाल जानने भी नहीं गई। मिसेस सहाय भी घर में ही रहती थी। निया ने मिस्टर सहाय के लिए केयरटेकर हायर कर लिया था और उनसे मिलने भी जाती थी। मिस्टर सहाय बस उसे बुरा भला कहने के अलावा कुछ नहीं करते थे। निया चुप ही रहती थी। वो काम में इतनी मशरूफ रहने लगी थी कि खुद पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। टिया भी अब कॉलेज जाने लगी थी। कैंटीन में खाना खाते हुए अचानक टिया भागते हुए वॉशरूम में गई। ओजल भी परेशान होकर गई और टिया को वॉमिटिंग करते देखा। टिया ने हाथ मुंह धोया। ओजल कुछ सोचकर बोली, हे, कहीं तुम प्रिकॉशन यूज करते थे क्या भाई? तो टिया ने ना में सिर हिला दिया। ओजल बोली, मतलब तुम? और खुश हो गई। टिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बोली, इतना क्यों खुश हो रही हो? इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है? तो ओजल बोली, कब से वॉमिटिंग हो रही है? चक्कर भी आते हैं? तो टिया बोली, बहुत दिनों से हो रहा है। क्या हुआ? ओजल बोली, तुम्हारे लास्ट पीरियड्स कब हुए थे? तो टिया याद करके बोली, 1 महीने पहले। और चुप हो गई। उसने ध्यान ही नहीं दिया था। वो ओजल को देखने लगी। ओजल बोली, हॉस्पिटल चलते हैं कंफर्म करने। टिया थोड़ी परेशान हो गई। फिर आहान और अंश उन्हें हॉस्पिटल ले गए। टिया डॉक्टर के साथ अंदर थी। ओजल बोली, रिजल्ट पॉजिटिव है। आहान बोला, अंश तुम भाई बनने वाले हो, तुम्हारा छोटा भाई या बहन आने वाली है। ये सुनकर अंश आहान को घूरने लगा। उसका सपना सच होने वाला था। उसके मामा के बच्चे उसके बाल नोचने के लिए आ रहे थे। कुछ घंटे बाद
टिया के साथ तीनों अंदर थे। टिया परेशान थी। डॉक्टर सेन रिपोर्ट देखकर बोली, रिजल्ट पॉजिटिव है मिसेस आर्यन, यू आर प्रेग्नेंट। बेबी 1 महीने का है। ये सुनकर टिया चौंक गई और तीनों भी हैरान थे। ओजल तो खुशी से उछल पड़ी। आहान हंसते हुए बोला, कांग्रेचुलेशन सिस्टर। तो अंश भी खुश हो गया और बोला, कांग्रेट्स टिया, आई मीन मामी। ओजल टिया को गले लगाकर बोली, कोका यू आर प्रेग्नेंट। वाओ, भाई को जगह सरप्राइज देंगे। सब कितने खुश होंगे ये न्यूज सुनकर, खासकर आदित्य भाई। टिया को अलग ही फील हो रहा था। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और लंबी सांस ली। वो खुश थी पर परेशान भी थी। क्यों थी ये उसे भी पता नहीं था। टिया को अजीब सा डर सता रहा था। उसने खुद को रिलैक्स किया और सिर झटका। डॉक्टर सेन बोली, आप मिस्टर आर्यन से दूर रहिए, बेबी के लिए ठीक नहीं है। बेबी पर असर पड़ सकता है और मिसकैरेज होने के चांसेस हैं। आप ध्यान रखना। और अभी आप ओनली 23 हैं और यूनिवर्सिटी में हैं। रेगुलर चेकअप कराने आना होगा। हो सके तो 4 मंथ होने से पहले यूनिवर्सिटी जाना बंद कर देना। घर से ही कंटिन्यू करना अपनी स्टडी। तो टिया ने हाँ में सिर हिला दिया और रिपोर्ट लिया और बाहर आई। अंश डॉक्टर के दिए गए मेडिसिन को डिस्पेंसरी में लेने चला गया था। टिया बार बार अपने पेट पर हाथ रख रही थी। मां बनने का एहसास फील कर रही थी। उसके लिए ये एहसास नया था और वो उसे महसूस कर रही थी। वो सोचने लगी कि उसकी मां भी बहुत खुश हुई होंगी जब वो प्रेग्नेंट हुई होंगी। वो सोचने लगी कि क्या उसकी मां ने भी उसे लेकर ऐसे ही एहसास महसूस किए होंगे जैसे वो महसूस कर रही है। वो बहुत ज्यादा खुश थी। जल्दी से घर जाकर अश्वथ को बताना चाहती थी कि वो अब 2 से 3 होने वाले हैं। अब उनकी छोटी गिलहरी मम्मा बनने वाली है। वो देखना चाहती थी कि अश्वथ का रिएक्शन कैसा होगा, सबका रिएक्शन कैसा होगा। ओजल बोली, सबसे ज्यादा खुश तो दादाजी और आदित्य भाई होंगे। आदित्य भाई तो चाचा बनने के लिए मरे जा रहे थे। ओह माय गॉड, वो तो नाचने लग जाएंगे। फाइनली गुड न्यूज आ गई। अंश बोला, होने वाले बच्चे का बाप खुश नहीं होगा? मतलब मामा उनको तो भूल गए, उनका ही बीज है, उनका भी हक है खुश होने का। तो सब उसे अजीब नजरों से देखने लगे। अंश हड़बड़ा गया कि उसने क्या कुछ गलत कहा। तो ओजल बोली, वो तो कोका के बताने के बाद ही पता चलेगा वो क्यों खुश नहीं होंगे। वो तो सबसे ज्यादा खुश होंगे। उनका बेबी कुछ महीनों में दुनिया में आने वाला है, छोटा डेविल सब पर राज करने। तो अंश बोला, मेरी ही बैंड बजेगी मतलब। तो टिया भी सोचने लगी, कैसा रिएक्शन होगा अश्वथ का। घर में दादाजी और अश्वथ को छोड़कर सबको गुड न्यूज सुना दी गई। सब लोग बहुत खुश थे। आदित्य ने जब ये सुना तो उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो खुशी से पागल हो गया था और जो कभी मंदिर नहीं गया था वो मंदिर चला गया। फिर अपना काम छोड़कर बच्चे के लिए खिलौने लेने चला गया। सबने दादाजी और अश्वथ को सरप्राइज देने का प्लान बनाया था। सब उनको सरप्राइज देना चाहते थे। रात के 8 बजे टिया, अंश और ओजल घर आए। वो लोग बाहर सेलिब्रेट करके आए थे और खाना खाकर भी आए थे। टिया मास्टर बेडरूम में गई। अश्वथ आज ऑफिस से जल्दी घर आ गया था और टिया के आते ही वो भी क्लोजेट रूम से बाहर निकल कर आया। उसके बाल गीले थे। वो नहाने के बाद क्लोजेट रूम में कपड़े पहनने के लिए गया था। टिया को देखकर वो जल्दी से उसके पास आ गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। टिया अचानक से चौंक गई। टिया के चेहरे पर थकान साफ साफ नजर आ रही थी। टिया बोली, मैं शावर लेकर आती हूँ, आई एम सो टायर्ड। तो अश्वथ बोला, मैं कंपनी दूं? तो टिया दूर हटते हुए बोली, नहीं उसकी जरूरत नहीं है, आपकी कंपनी पता है मुझे। और अपना बैकपैक बेड पर रखा और अपनी टॉप के बटन खोलते हुए बाथरूम की तरफ जाने लगी। तो अश्वथ ने पीछे से उसे पकड़ लिया और बोला, हे छोटी गिलहरी, क्या हुआ? और टिया को अपनी तरफ किया और उसे किस किया ही था कि टिया दूर होते हुए बोली, मुझे नहाना है,
आप नहा चुके हो। और जल्दी से बाथरूम में घुस गई। अश्वथ बस देखता ही रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से टिया ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वैसे भी टिया आजकल बहुत अजीब हरकतें करने लगी थी। वो बेड की तरफ बढ़ा। टिया का बैकपैक हाथ में पकड़ा ही था कि उसके बैकपैक से एक कागज निकल कर गिर गया। वो टिया की प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी। अश्वथ ने उसे उठाया और एक झलक देखा और बैग के अंदर डालने ही वाला था कि उसने गौर किया कि उसमें हॉस्पिटल का मार्क भी है। और उसने वो रिपोर्ट पढ़ने का सोचा और देखने लगा। और जैसे जैसे उसने रिपोर्ट को पढ़ना शुरू किया, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदलता गया। उसके एक्सप्रेशन डार्क और कोल्ड हो गए थे। उसने कसकर रिपोर्ट पेपर को पकड़ लिया। वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। टिया नहाकर बाथरूम पहनकर बाथरूम से बाहर आई और अश्वथ को बेडरूम में ना पाकर वो हैरान रह गई। फिर उसने अश्वथ के मिनी बार रूम को देखा और वहां गई। अश्वथ बार काउंटर पर खड़ा होकर वाइन पी रहा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। कोई बता नहीं सकता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। टिया समझने की कोशिश कर रही थी कि उसको हुआ क्या है। वो मन में बोली, इतना डरावना क्यों फील हो रहा है? यहाँ का माहौल भी बहुत डरावना लग रहा है। वो धीरे धीरे अश्वथ के पास जाने लगी और उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। अश्वथ ने एक नजर उस पर डाली और वाइन को पीकर वो रिपोर्ट दिखाते हुए बोला, ये क्या है? टिया अश्वथ के हाथ में अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखकर हैरान थी। उसके चेहरे पर मिक्स्ड एक्सप्रेशन थे। वो बता ही रही थी कि अश्वथ ने जो कहा वो सुनकर टिया को यकीन ही नहीं हो रहा था। उसकी तो अचानक से दुनिया ही पलट गई थी। अश्वथ बोला, अबॉर्ट दिस बेबी। तो टिया को बिजली का करंट ही लग गया था। टिया सोचने लगी, अश्वथ शौक के मारे पागल ही हो गए हैं जो अपने ही बच्चे को गिराने के लिए कह रहे हैं। टिया बोली, आप ठीक तो है ना? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या आपको बच्चा नहीं बीच में ही अश्वथ ने वाइन का ग्लास गुस्से में फ्लोर पर पटक दिया। ग्लास टूटकर बिखर गया। टिया एकदम से अश्वथ के ऐसे रिएक्शन से डर गई। वो सहम गई थी और 2 कदम पीछे हट गई। उसका दिल कांप गया। अश्वथ बोला, मैंने कहा इस बच्चे को अबॉर्ट करवाओ। समझ में नहीं आ रही मेरी बात? तुम बच्ची नहीं हो जिसे मुझे समझाना पड़ेगा। टिया ने पहले कभी अश्वथ को इतने गुस्से में नहीं देखा था। अश्वथ ने कभी उसके साथ ऐसे बिहेव नहीं किया था। टिया जल्दी से बोली, आप आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? अश्वथ उसे गुस्से में घूरने लगा। कहां टिया इमेजिन कर रही थी कि अश्वथ ये खबर सुनकर बहुत खुश होगा, पर यहां तो सिचुएशन ही अलग थी। टिया को लग रहा था कि अश्वथ पागल हो गए हैं जो ऐसा कह रहे हैं। अश्वथ की आंखों में खून उतर आया था। टिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अश्वथ अचानक से खुश होने के बजाय ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। उसे तो अब डर लगने लगा था। अश्वथ गुस्से में बोला, मैंने पूछा इस बच्चे को तुम अबॉर्ट कर रही हो या नहीं? तो टिया बोली, क्यों? प्रॉब्लम क्या है? ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो अश्वथ ने इस बार कुछ नहीं कहा। डायरेक्ट टिया का गला ही पकड़ लिया और बोला, मुझसे झूठ मत बोलो। मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो और सीधे बताओ। तो टिया बुरी तरह से खांसने लगी। उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। अश्वथ के हाथ उसके गले पर और ज्यादा प्रेशर बनाने लगे थे। वो बोल भी नहीं पा रही थी। वो स्ट्रगल करने लगी। अश्वथ की आंखों में खून उतर आया था। जान लेने का जुनून देखकर टिया बहुत ज्यादा डर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था अश्वथ को क्या हो गया है। ऐसा क्यों कह रहा है? क्या उसे दौरा पड़ गया है? टिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। टिया की सांस फूलने लगी और कुछ देर स्ट्रगल करने के बाद टिया ने अश्वथ के दोनों हाथों को अपना गला छुड़ाने के लिए पकड़ा था। वो ढीले होने लगे और उसकी आंखें भी बंद होने लगी और वो फर्श पर बेजान होकर गिर गई। तब जाकर अश्वथ को एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है। वो जल्दी से फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया और टिया का सर अपने हाथों में लेकर बोला, हे, ओपन द आईज। आई एम रियली सॉरी, प्लीज ओपन द आईज।
और उसके गालों को थपथपाने लगा। उसने टिया की नब्ज को चेक किया और फिर टिया को सीपीआर दिया। फिर भी टिया की आंखें नहीं खुल रही थी। अश्वथ ने दोबारा सीपीआर दिया। कोई मूवमेंट नहीं हुआ। अश्वथ की अब तो जान ही निकल गई। वो हैरान परेशान लास्ट बार टिया को सीपीआर देने लगा और इस बार टिया खांसते हुए होश में आई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अश्वथ ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उससे माफी मांगने लगा। आई एम रियली सॉरी, मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता। टिया अचानक से उससे दूर हो गई। वो उससे बहुत ज्यादा डर गई थी। वो दूर होते हुए चिल्लाई, मेरे पास मत आना, आप मुझे मार डालोगे, स्टे अवे। और दूर खिसकने लगी और अश्वथ बस देखता रह गया। टिया की आंखों से बिना रुके आंसू निकल रहे थे। अश्वथ ने टिया को लगभग मार ही डाला था। टिया वहां से निकलकर चली गई। वो रो रही थी। अश्वथ ने जोर से फर्श पर पंच मारा और अपने बाल नोच लिए। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने टिया को मारने की कोशिश की थी। वो फर्श पर पंच मारे जा रहा था। उसके हाथ से अब खून निकलने लगा था, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो गुस्से में चिल्लाया। टिया सीधे अपने पेंटिंग रूम में चली गई और रूम बंद करके बैठकर रोने लगी। वो सिमट गई थी और रो रही थी। वो अश्वथ के गुस्से से बहुत ज्यादा डर गई थी। उसे अश्वथ ने ऑलमोस्ट मार ही डाला था। उसे वो याद कर करके रोई जा रही थी और उसकी आंखें लाल हो गई थीं। अश्वथ तो खुद को नुकसान पहुंचाने लगा था। टिया को अब डर लगने लगा था, अश्वथ के सामने जाने से भी। वो वहीं फर्श पर ही सो गई थी। अश्वथ शांत हुआ। फिर उसने अपने हाथ को देखा और बाथरूम में चला गया और घाव साफ करके दवाई लगाकर बैंडेज बांधकर टिया को खोजने चला गया। वो सीधे पेंटिंग रूम में ही चला गया और दरवाजा खोला और अंदर टिया को फर्श पर सोते देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो टिया को उठाकर रूम में ले आया और उसे बेड पर लेटाया। टिया के गालों पर आंसुओं के निशान पड़ गए थे। अश्वथ ने उसे ब्लैंकेट उड़ा दिया और उसके बंद पलकों को चूम लिया और उसके सिर को सहलाने लगा। सुबह जब टिया की नींद खुली तो उसने खुद को बेड पर देखा। वो अचानक से डर से कांपने लगी। उसे अपने कंधे में वेट फील हुआ। उसने नजरें नीचे करके देखा, अश्वथ उसके कंधे पर सिर रखकर सो रहा था और एक हाथ से उसे अच्छे से पकड़ रखा था। टिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो डर से ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया था। वो इतना डर गई थी कि उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। वो सब कुछ छोड़कर भाग जाना चाहती थी। उसने हिम्मत करके अश्वथ को बिना डिस्टर्ब किए उसका सिर अपने कंधे पर से हटाया और हाथ भी, और भागकर बाथरूम में चली गई और चैन की सांस ली और जल्दी जल्दी ब्रश करने लगी और बाकी काम भी। वो अपने कपड़े साथ ही ले आई थी। वो घर से भागने के बारे में सोचने लगी थी। अश्वथ का ऐसा रिएक्शन उसने नहीं सोचा था। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। वो बाहर आई और अश्वथ से टकरा गई। उसने अश्वथ को देखा और डर कर पीछे हटने लगी, तो अश्वथ ने उसे डरा हुआ देखकर उसे झट से पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और टिया के सिर को प्यार से सहलाने लगा और बोला, आई एम रियली सॉरी। टिया अब भी डरी हुई थी। वो कुछ नहीं बोली और दूर होते हुए डरकर भागकर चली गई। अश्वथ सैड होकर देखने लगा। टिया अपना बैकपैक पकड़कर चली गई थी। उसने ब्रेकफास्ट करना भी जरूरी नहीं समझा और भूखी चली गई थी। और कॉलेज में भी उसने कुछ नहीं खाया था और पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं था। टिया तो अब घर जाने से भी डर रही थी। ओजल और अंश कॉलेज नहीं आए थे। टिया जल्दी से कहीं भाग जाना चाहती थी और वो कैब बुक करके बैठकर चली गई। उसे पता नहीं था कि उसे कहां जाना है। उसने सीधा चलने को कहा था। टिया कैब की विंडो से बाहर देख रही थी। लिंक रोड के पास एक कार को एक पेड़ से बुरी तरीके से टकराता हुआ देखा। उसने जल्दी से कैब रोकने को कहा। दादा रोकिए, लगता है किसी का एक्सीडेंट हुआ है, हमें हेल्प करनी चाहिए। तो कैब ड्राइवर केशव बोला, पर मैडम। तो टिया बोली,
दादा रोकिए। तो केशव ने कैब रोका। टिया जल्दी से उतरकर कार के पास गई। कार पूरी तरह से डैमेज हो गई थी और बोनट गर्म हो गया था, जिससे धुआं निकल रहा था। टिया ने कार के अंदर देखने की कोशिश की, पर कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर डोर अंदर से लॉक था। केशव बोला, मैडम, कोई पीकर चला रहा होगा और हो गया ये। तो टिया ने इधर उधर देखा और एक पत्थर उठाया और शीशा तोड़ दिया, और अंदर देखकर उसके होश उड़ गए। अंदर बुरी तरह से घायल बहुत ही यंग लड़का था। वो बिजनेस सूट में था। टिया बोली, दादा हेल्प मी, और डोर का लॉक खोला और उस आदमी के नाक के पास अपनी उंगली रखकर बोली, जिंदा है, जल्दी करिए। और उसकी सीट बेल्ट निकाली और दोनों ने उसे उठाकर कैब के बैक सीट पर रखा। टिया भी साथ में बैठ गई। उसका सिर अपनी गोद में रखा। केशव ने कैब स्टार्ट की और सिटी हॉस्पिटल की तरफ लिया। टिया ने उस आदमी के फेस पर पानी की छींटें मारी और होश में लाने की कोशिश करने लगी। उस आदमी को होश आने लगा। टिया बोली, सर प्लीज होश में आइए, आपको कुछ नहीं होगा सर। उस आदमी ने अपनी धुंधली आंखों से टिया को देखा और दोबारा बेहोश होने लगा। टिया उसे होश में लाने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसे बहुत डर लग रहा था। हॉस्पिटल में उसे सीधे इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। एक्सीडेंटल केस था, इसलिए पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया गया था। टिया ने ऑपरेशन की फीस भी पे कर दी थी। सेल्वन कॉलेज के बाहर वेट करते हुए थक गया था और कॉलेज भी बंद हो गया था। सेल्वन परेशान हो गया था। टिया का फोन बंद आ रहा था। सेल्वन ने अश्वथ को बताया। अश्वथ सुबह से टिया को लेकर ही परेशान था, अब और ज्यादा हो गया और पता लगाने में जुट गया। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखने के बाद अश्वथ खुद ही टिया को खोजने निकल गया। 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद उस आदमी की जान बच गई। वो खतरे से बाहर था। टिया ने भगवान को थैंक्स कहा, पर अचानक खुद ही बेहोश होकर गिर पड़ी। टिया को जल्दी से एडमिट किया गया और उसको इंजेक्शन लगाया और टिया के होश में आने का वेट करने लगे। टिया को जब होश आया तो उसने खुद को बेडरूम में पाया। अपने पास अश्वथ को पाया। अश्वथ ने टिया को देखा और बोला, तुम उठ गई, और टिया की उठने में हेल्प की। अश्वथ को अपने पास देखकर वो हैरान रह गई। वो आसपास देखने लगी और उसे समझ आया कि वो तो अपने रूम में है, पर कैसे? टिया कंफ्यूज होकर देखने लगी। तो अश्वथ बोला, मैं तुम्हें घर ले आया, अभी रात के 10 बजे हैं, रुको। और खाना ले आया और टिया को खिलाने लगा। टिया डर भी रही थी, पर खाना खाने लगी। उसे डर था कि कहीं अश्वथ सच में उसे हॉस्पिटल ले जाकर बच्चे को अबॉर्ट करवाना दे। अश्वथ ने उसे जूस भी पिलाया। टिया ने देखा कि उसके कपड़े चेंज थे। टिया बोली, वो आदमी, वो ठीक तो है ना? टिया उस आदमी की चिंता करते हुए बोली। तो अश्वथ बोला, वो ठीक है, उसकी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अश्वथ को टिया का किसी और की, वो भी उस आदमी की जिसे वो पसंद नहीं करता था, उसकी फिक्र करना पसंद नहीं आया और प्लेट ले गया। टिया की डर के मारे हालत खराब हो रही थी। अश्वथ वापस आ गया। अश्वथ परेशान था टिया के लिए। वो टिया के पास आया। उसे अपने पास आता देखकर टिया का गला सूख गया। अश्वथ आया और उसके पास बेड पर बैठा और टिया को लिटाने लगा। टिया लेट गई। अश्वथ भी लेट गया। टिया को नींद नहीं आ रही थी। अचानक टिया को महसूस हुआ और देखा अश्वथ उसके ऊपर आ गया था और टिया उसे हैरान होकर देखने लगी। वो बोल ही रही थी कि अश्वथ ने अपने होठों से टिया के होठों को बंद कर दिया और टिया की आंखें खुली की खुली रह गईं। अश्वथ उसे बहुत एग्रेसिव होकर किस करने लगा। टिया सब समझ रही थी। उसने अश्वथ को नहीं रोका। अश्वथ ने टिया को तब तक किस किया जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ। टिया को सांस लेने में परेशानी हो रही थी, तो अश्वथ ने उसे फ्री किया और अपनी टी शर्ट उतार दी। टिया को डर लग रहा था, तो अश्वथ बोला,
डरो मत, मैं कुछ नहीं करूंगा। और तुम मुझे छोड़कर जाने की सोच भी कैसे सकती हो? तुमने ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे की? ये सुनकर टिया की जान सूख गई। वो कुछ नहीं बोल पाई और अपनी आंखें बंद कर लीं और बोली, सॉरी सर, दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। अश्वथ ने टिया को देखा और उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके सिर को प्यार से सहलाने लगा। टिया को नींद आने लगी थी, वो सो गई। अश्वथ मन में बोला, रेयान का एक्सीडेंट, वो भी नशे में गाड़ी चला रहा था। ऐसा क्या हो गया? बिजनेस भी ठीक चल रहा है, तो फिर? या फिर मिस्टर तारुश और मिसेस जैना की वजह से? फिर उसने अपना सिर झटका और टिया को देखा, जो सुकून की नींद सो रही थी। उसने टिया के पेट पर हाथ रखा। वो मन में बोला, आई एम सॉरी, और टिया को देखने लगा और उसके सिर को चूम लिया। सुबह टिया की आंखें खुली। अश्वथ रेडी हो गया था। उसने टिया को एक एनवलप देते हुए कहा, आज डॉक्टर सेन के साथ अपॉइंटमेंट है, तुम अबॉर्ट करवा रही हो। ये सुनकर टिया के होश उड़ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसकी आंखें भर आईं और आंसू निकल आए। अश्वथ ने उसे देखा और बोला, आई एम रियली सॉरी, पर तुम्हें इस बच्चे को अबॉर्ट करना होगा, और चला गया। टिया काफी देर तक रोती रही। वो अपने पेट पर हाथ रखकर बोली, बेबी, मम्मा आपको बहुत ज्यादा चाहती है, पर डैडी आपको नहीं चाहते हैं। मम्मा आपको नहीं बचा सकती, मुझे माफ कर देना। टिया भले ही 23 साल की थी और उसकी हरकतें बच्चों जैसी जरूर थीं, पर एक माँ का अपने बच्चे के साथ अटूट बंधन होता है। उसकी दुनिया में आने से पहले ही माँ और बच्चे का अटूट रिश्ता बन जाता है। वैसा ही टिया के साथ था। जिस दिन उसे पता चला था, उसने अपने बच्चे को लेकर सपने सजाने शुरू कर दिए थे और अश्वथ के रिएक्शन ने उसके सपनों को कुचल कर रख दिया था। वो रोने लगी। उसकी आंखें लाल होकर सूज गई थीं। अश्वथ जब नीचे आया तो सब उसे देखकर खुश हो रहे थे। दादाजी उस वक्त बाहर गार्डन में थे। आदित्य खुशी से अश्वथ के गले लगकर बोला, कंग्रेचुलेशन भाई, वी आर सो हैप्पी, मैं चाचू बन ही गया। यस यस, आप डैडी बन जाएंगे कुछ ही महीनों में। वाओ। तो अभ्रम बोला, क्या बात है, चलो तुमने फाइनली गुड न्यूज सुना ही दी, मेरा यार डैडी बन गया। वाओ, अब देखना है छोटा अश्वथ आता है या फिर एक और छोटी गिलहरी। दादाजी को जब पता चलेगा कितना खुश होंगे। सब लोग उसे बधाई देने लगे। अश्वथ हैरान था। अंश बोला, हेलो, मैंने सबको बताया है, हम लेकर गए थे चेक कराने के लिए, मुझे तो थैंक्स कहो। तो आदित्य बोला, बधाई हो, भाई बनने वाले हो भांजे, और आंख मारी। तो अंश ने मुंह बना लिया। अश्वथ सबको पहली बार इतना खुश देख रहा था। सब खुश होकर नाच रहे थे। अश्वथ बोला, दादाजी को पता है? ये न्यूज किसी ने बताई है क्या? तो सबने नामे सिर हिला दिया। अश्वथ बोला, मत बताना, समझ में आई बात? तो ओरियन बोला, सरप्राइज प्लान कर रहे हो, अच्छा है, वो कब से अपने परदादा बनने का वेट कर रहे हैं, ये सुनकर वो बहुत खुश होंगे। तो अश्वथ ने कुछ नहीं कहा और चला गया। सबको उसका बिहेवियर अजीब लग रहा था। मिराज बोला, इसे क्या हुआ, खुश क्यों नहीं है? इसका बिहेवियर इतना अजीब क्यों लग रहा था? तो विक्टर बोला, इनको बच्चा चाहिए या नहीं? शक्ल से तो लग रहा था बिल्कुल भी खुशी नहीं है। तो अभ्रम और बाकी सबको शक होने लगा। टिया अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती थी। वो बच्चा उसके और अश्वथ की निशानी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अश्वथ कैसे अपने बच्चे को गिराने के लिए कह सकता है। क्या वो ये सोचता है कि टिया अभी बच्ची है, उसकी हरकतें बच्चों की जैसी हैं, या फिर कोई बहुत बड़ी वजह? वो किसी भी कीमत में ऐसा नहीं करना चाहती थी। पर अश्वथ, उसने अब सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया। टिया के दिल में जो अश्वथ की जगह थी वो डगमगाने लगी थी। टिया तैयार होकर आई और बेमन से ब्रेकफास्ट किया। सब उसे उदास देखकर हैरान थे। उन्हें उसकी फेस पर दर्द दिखाई दे रहा था।
उन सबको समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। टिया ब्रेकफास्ट करके जाने लगी तो अभ्रम बोला, टिया, तुम्हारे और अश्वथ के बीच सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या? तो टिया झूठी मुस्कान के साथ बोली, ठीक है, आपको ऐसा क्यों लगा? सबको पता है वो मेरी बहुत परवाह करते हैं। तो अभ्रम बोला, श्योर? तो टिया ने हाँ में सिर हिला दिया। अभ्रम बोला, कहीं जा रही हो? छोड़ दूंगा। तो टिया सकपका गई। सब नोटिस कर पा रहे थे। टिया बोली, वो। तो अभ्रम बोला, बताओ ना। तो आदित्य बोला, भाभी वो छोड़ देंगे आपको। तो टिया बोली, हॉस्पिटल। तो ओरियन बोला, हॉस्पिटल क्यों? डॉक्टर से मिलने के लिए, सर ने कहा है। तो आदित्य बोला, अच्छा ठीक है, पर आप इतनी सैड क्यों हैं? कोई प्रॉब्लम है भाभी, बताइए ना। तो टिया ने ना में सिर हिला दिया। अभ्रम बोला, ठीक है फिर चलो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ड्रॉप कर दूंगा। फिर टिया उसके साथ चली गई। अभ्रम टिया को नोटिस कर रहा था। टिया विंडो से सिर टिकाकर बैठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे चीख चीख कर रोना चाहती हो। अभ्रम रियर व्यू मिरर में देख रहा था। उससे रहा नहीं गया। उसे कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। उसने साइड में गाड़ी रोकी और बोला, टिया, ठीक हो ना? क्या हुआ है? तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूं। बताओ क्या बात है। तो ये सुनकर टिया एकदम से चौंक गई और बोली, कुछ नहीं। तो अभ्रम बोला, तुम डर क्यों रही हो? अभी मैंने कहा मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूं। क्या तुम अपने बड़े भाई को भी नहीं बताओगे? क्या बात है? बताओ, क्या अश्वथ के साथ झगड़ा हुआ है? बात क्या है? तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम रोना चाहती हो, चीखना चिल्लाना चाहती हो, पर ऐसा कुछ नहीं कर पा रही हो। बताओ क्या बात है। अभ्रम के बार बार फोर्स करने के कारण टिया से अब और कंट्रोल नहीं हुआ और वो रो पड़ी। वो बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। एक पल के लिए तो अभ्रम भी डर ही गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया है कि टिया इस कदर रो रही है। अभ्रम उसे चुप कराते हुए बोला, क्या हुआ? बताओ तो सही, बताओ क्या बात है, मुझे बताओ। तो टिया सिसकते हुए बोली, सर नहीं, और रोने लगी। फिर हिचकियां लेते हुए बोली, सर ने बेबी को अबॉर्ट करने के लिए कहा है। जब ये बात अभ्रम ने सुनी तो उसके तो होश ही उड़ गए। वो बोला, क्या कहा तुमने? अश्वथ ने ऐसा कहा? तो टिया रोते हुए बोली, मुझे नहीं पता, उन्हें बच्चे पसंद नहीं है या कुछ और। जिस दिन उन्हें पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो बहुत गुस्से में थे और कह रहे थे कि मैं अबॉर्ट करा लूं। और तो और उन्होंने ऑलमोस्ट मुझे मार ही दिया था। मुझे नहीं पता उन्हें क्या हो गया है। मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं अपने बच्चे को? और फूट फूट कर रोने लगी। ये सुनकर तो अभ्रम को यकीन ही नहीं हो रहा था। वो तो सदमे में चला गया था। उसे नॉर्मल होने में और समझने में काफी टाइम लगा। वो बोला, क्या वो पागल हो गया है जो ऐसा कर रहा है? चलो वापस चलो, मैं उससे बात करूंगा। तो टिया उसे रोकते हुए बोली, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर उन्हें बच्चा नहीं चाहिए तो मैं अबॉर्शन जरूर कराऊंगी। शायद उन्हें बच्चे पसंद नहीं है। प्लीज आप ये बात किसी और को मत बताइए। मुझे नहीं पता वो किस बात से नाराज हैं, जिसका गुस्सा वो अपने ही बच्चे पर निकाल रहे हैं। ये बच्चा उनका है। वो ऐसा अपने ही बच्चे के साथ कैसे कर सकते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मेरी किस्मत ही खराब है। मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है। और अपने आंसू पोंछने लगी। अभ्रम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। टिया बोली, आप मुझे हॉस्पिटल छोड़ दीजिए। अगर उन्हें बच्चा नहीं चाहिए तो मैं उनकी ये विश पूरी करूंगी। अभ्रम ने उसे समझाने की कोशिश की, मगर वो नहीं मानी। थक हार कर अभ्रम ने उसे हॉस्पिटल ड्रॉप किया। टिया बहुत अपसेट थी। उसने हॉस्पिटल को देखा। फिर उसे याद आया कि उस आदमी को भी तो इसी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। उसने पहले सोचा कि उस आदमी की हेल्थ पहले देखे, फिर अबॉर्शन के लिए चली जाएगी। उसने ऐसा ही किया।
उसे रेयान के वार्ड का नंबर पता था। वो 4th फ्लोर पर गई, जहां वीआईपी वार्ड था। टिया ने देखा कि वार्ड के बाहर मिस्टर आर्यन और चरण्या थी। उन्हें नहीं जानती थी। उसने अंदाजा लगाया कि शायद ये लोग उस आदमी के फैमिली मेंबर होंगे और गई। चरण्या ने जब टिया को देखा वो हैरान रह गई और मन में बोली, ये तो वही लड़की है जिसके साथ अश्वथ भाई थे। टिया उन्हें ग्रीट करते हुए बोली, क्या आप लोग पेशेंट की फैमिली मेंबर हैं? तो मिस्टर आर्यन बोले, यस, मैं उसका डैड हूँ। अच्छा, तुम वही लड़की हो जो एक्सीडेंट स्टॉप से मेरे बेटे को हॉस्पिटल लाई? थैंक यू बेटा। तो टिया ने हाँ में सहमति दी। टिया बोली, क्या अब वो ठीक है? तो मिस्टर आर्यन बोले, हाँ, उसे होश आ गया है और वो तुमसे मिलकर तुम्हें थैंक यू कहना चाहता है। जब से होश में आया है बस तुमसे मिलने की जिद कर रहा है। तो टिया ने कुछ नहीं कहा और अंदर गई। रेयान बेड पर लेटा हुआ था और सीलिंग को ही देख रहा था। जब उसने किसी के आने की आहट सुनी तो नजरें घुमाकर उस आवाज की तरफ देखा, तो वो बस देखता ही रह गया। टिया मुस्कुराते हुए बोली, हेलो सर, अब आप कैसे हैं? तो रेयान कुछ नहीं बोला, बस वो टिया को ही देख रहा था। उसे याद आने लगा जब टिया उसे हॉस्पिटल लेकर आ रही थी तो किस तरह रेयान की फिक्र कर रही थी, उसे होश में रखने की कोशिश कर रही थी। उसने टिया के चेहरे पर अपने लिए बहुत सारी फिक्र देखी थी। वो उठने की कोशिश करने लगा तो टिया ने जल्दी से उसकी हेल्प की और उसे बेड पर बैठने में मदद की। टिया ने टेबल पर रखे खाने के सारे सामान को देखा और बोली, क्या आपने कुछ नहीं खाया है? तो रेयान ने नहीं में सिर हिलाया। तो टिया बोली, अगर आप कुछ नहीं खाएंगी तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगे। आप अपनी फैमिली को और ज्यादा परेशान कर रहे हैं। शुरू कीजिए, मैं आपके लिए फ्रूट्स कट कर देती हूँ। और कुछ फ्रूट्स प्लेट में लेकर वॉशरूम में साफ करने के लिए गई। रेयान उसे ही देखे जा रहा था। टिया फ्रूट्स को साफ करके लाई और कट करके रेयान की तरफ प्लेट बढ़ाया। रेयान ने अपने राइट हैंड को देखा जिसमें प्लास्टर लगा हुआ था और लेफ्ट हैंड में सलाइन लगा हुआ था। टिया ने उसके दोनों हाथों को देखा और बोली, आई एम रियली सॉरी, मैं खिला देती हूँ। और रेयान को फ्रूट्स खिलाने लगी। सच में रेयान ने होश में आने के बाद कुछ भी नहीं खाया था। बस वो अपनी जान बचाने वाली से मिलने की जिद कर रहा था। रेयान अच्छे बच्चे की तरह टिया की बात मानते हुए फ्रूट्स खा रहा था। कांच की दीवार से मिस्टर आर्यन और चरण्या देखकर हैरान थे। मिस्टर आर्यन बोले, हमारे इतने समझाने के बाद भी उसने कुछ भी नहीं खाया, लेकिन इस लड़की के हाथों से अच्छे बच्चे की तरह फ्रूट्स खा रहा है। चरण्या, हो सके तो उसे मेडिसिन लेने के लिए भी कह देना। ये लड़की जो भी है, इसने रेयान की जान बचाई है और मुझे ऐसा लगता है कि रेयान इस लड़की को पसंद करने लगा है। रेयान ने जल्द ही फ्रूट्स खत्म कर लिए। टिया ने उसे सूप भी पिलाया और रेयान की मेडिसिन भी खिला दी। रेयान नहीं चाहता था कि टिया जाए, इसलिए उसने उसे रुकने के लिए कहा। टिया ने अपनी रिस्ट वॉच को देखा और हाँ में सहमति दी और रेयान के साथ बातें करने लगी। वो दोनों बहुत जल्द ही घुल मिल गए और एक दूसरे के साथ बातें करने लगे। रेयान बहुत खुश था और टिया भी मुस्कुरा रही थी। बातें करते करते रेयान सो गया। फिर टिया को याद आया कि वो किस लिए हॉस्पिटल आई थी, इसलिए वो भी वहां से बाहर आ गई और डॉक्टर सेन की केबिन में जाने के लिए लिफ्ट में चली गई और उनके फ्लोर का बटन दबाया। अश्वथ हॉस्पिटल पहुंच गया था। जब से उसने सबको खुश देखा था, उसका मन ऑफिस के किसी भी काम में नहीं लग रहा था। उसे रह रहकर सबकी खुशी से भरे चेहरे याद आ रहे थे और टिया का बेबस चेहरा भी याद आ रहा था। उसने बहुत सोचा। उसके बाद उसे लगा कि वो गलत कर रहा है और भागा भागा हॉस्पिटल आया था। उसे डर था कि कहीं वो रोकने में लेट ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो वो सबको क्या जवाब देगा। वो टिया से पहले ही डॉक्टर सेन के कैबिन में पहुंचा। डॉक्टर सेन बोली, आपकी वाइफ अभी तक नहीं आई है। तो अश्वथ बोला, क्या? तो तभी कैबिन का डोर नॉक करके टिया अंदर आई।